तो सभी का स्वागत है दोबारा से क्लास के अंदर। आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हो। अभी अभी हम लोग यूनिट नंबर 4 कर नेक्स्ट पड़ाव पर आए हैं। कहां पर? यूनिट नंबर 5 ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी यूनिट जब शुरू होती है तो आप सभी अब तो मुझे थोड़ा बहुत जान गए होंगे कि उस यूनिट को शुरू करते वक्त उस यूनिट का एक बेस मैं तैयार करता हूं आप सभी के लिए, ताकि आगे जाकर वो और इजी हो जाए। तो अब सेम इसी यूनिट के बारे में हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम का टॉपिक है, और पूरा का पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम का टॉपिक, वैसे तो देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। अगर ये प्रॉपर टाइम होता हमारे पास तो हम 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आराम से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते, लेकिन आज समय की थोड़ी बाउंडेशन है। तो अभी मैं तकरीबन आधा पौना घंटा आपको ये पढ़ा रहा हूं, एंड बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शांति से बहुत अच्छे से आप जरा सुनेंगे सभी बच्चे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, इतने दिन से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो सभी के सभी बच्चों को ये पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाया जाता है। क्या आप सभी को पता है एक कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हैं? ये सब हमने सीखा यूनिट 1 में, यूनिट 2 में और यूनिट नंबर 3। वो बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उन्हें दोबारा से ये क्लासेस जो है हम लोग करवाएंगे, ठीक है, चिंता मत करना। और आगे के कोर्स में कोई ऐसी दिक्कत अभी नहीं आएगी, मेरे लॉ में तो नहीं आएगी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, इसमें हमने सीखा कैसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। ऑल वेल, फिर आया यूनिट नंबर 4 जिसका नाम था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमने ये सीखा किसी कॉन्ट्रैक्ट को हमें क्या करना है? परफॉर्म करना है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें परफॉर्म करना है, डिस्चार्ज करना है। ऑल वेल, तो मैंने उस यूनिट में आपको पढ़ाया कि टोटल 6 मेथड होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। मेथड नंबर 1 था सबसे सिंपल, डिस्चार्ज कर दो बाय परफॉर्मेंस। मेथड नंबर 2 था म्यूचुअल एग्रीमेंट। नंबर 3 सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नंबर 4 लैप्स ऑफ टाइम। नंबर 5 ऑपरेशन ऑफ लॉ। और नंबर 6 था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने वहां आपको ये बताया कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। टोटल यूनिट नंबर क्या? 5। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? बहुत सिंपल है। दो पार्टी है ए और बी दोनों पार्टी ने मिलकर आपस में कोई अग्रीमेंट बनाया, वैलिड एग्रीमेंट बनाया। वैलिड एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है? तो शॉर्ट में समराइज कर दूं, हिमांशी बेटा ध्यान से सुनना। मैंने प्रॉपरली आपको किसी भी चीज को बेचने का, किसी गुड्स को बेचने का ऑफर दिया है, आपने उसे एक्सेप्ट किया, दोनों ने एक बिजनेस रिलेशन बनाया। दोस्ती यारी में कुछ काम नहीं किया, बिजनेस रिलेशन बनाया। दोनों मेजर है, कोई धक्की मुक्की, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मोरल प्रेशर नहीं किया गया है। और जो चीज मैं बेच रहा हूं वो कानूनी तौर पर जेन्युइन चीज है। मान लो अपनी कार बेच रहा हूं, बॉम्ब नहीं बेच रहा हूं, कार बेच रहा हूं, प्राइस वराइस सब सेट है। मतलब अल्टीमेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी पॉइंट इन्होंने बताए हुए हैं ना, मैं सारे के सारे पॉइंट को कवर कर रहा हूं। आया कुछ समझ में? तो बन गया एग्रीमेंट। आज क्या हुआ, जब परफॉर्मेंस करने की बारी आई, बी कार सेलर था, ए जो है वो कार खरीदने वाला बायर था। ड्यू डेट थी, मान ले ड्यू डेट थी 24 मई की। 24 मई को बायर सेलर के पास पहुंचा, लाओ भाई लाओ कार दो, पूरा परिवार लेकर पहुंचा। कार खरीदने पूरा परिवार लेकर जाया जाता है ना, ताकि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सके माई न्यू कार। ये एक नया ट्रेंड चला है ना, माई न्यू कार। तो जी वो भी पहुंच गया परिवार को लेकर, मम्मी पापा, 2-4 दोस्तों को भी, गर्लफ्रेंड एक्स वाले को वीडियो कॉल कर दी, देख माई न्यू कार। और वहां जाके क्या कर दिया, सेलर ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं बेच रहा तुझे, तू इस लायक नहीं है। लायक नहीं है मींस व्हाट?
कार के जितने पैसे चाहिए थे मैं लेकर आया हूं। कह रहा नहीं भाई मेरे को मन नहीं करा तुझे बेचने का, तेरा सपना आ गया था कल, तू अच्छा ही लग रहा था सपने में मुझे, निकल यहां से। ये क्या बात है भाई? ऐसे तो कुछ स्टूडेंट भी मेरे सपने में बहुत बुरे बुरे से आते हैं, साले पढ़ते पढ़ते नहीं है, तो क्या पढ़ाना छोड़ दूं उनको? मेरे को तो अपनी परफॉर्मेंस करनी है ना। तो मेरे भाई अगर अब ये सेलर मना कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? ब्रीच कर। बताओ बायर का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? क्या नुकसान हुआ? कार तो वो कहीं और से भी खरीद लेगा। एक तो समय खराब हुआ, एक मान सम्मान खराब हुआ। हुआ या नहीं हुआ? पूरे परिवार को ले गया था। परिवार छोड़ो, परिवार को तो 6-8 बंदे ही थे, मेरी माँ ने तो मोहल्ले को बता दिया था। और भाभी जी तो कहां कहां पहुंच गई बताने के लिए। गांव ससुराल पसुराल सब जगह पर सिस्टम। गाड़ी ले रहे हैं, पता है आप? फॉर्च्यूनर कौन सी है? फॉर्च्यूनर, समझ गए? बड़ा सा गाड़ी। और भाई पूरे कुनबे को बता दिया ये बात तो पूरी। एक मिनट रुक जाओ जरा, कुछ अर्जेंट ही होगा। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं उस पे है ही नहीं कुछ स्कैन वाला। ठीक है, ओके, ऑल वेल। अब ये जो मान सम्मान की ऐसी की तैसी हुई, पहले तो सम्मान थोड़ा बहुत ही बचा था, ज्यादा था नहीं। उसी सम्मान के लिए गाड़ी खरीद रहे थे, वो भी चला गया। अब वहां से सामने वाले ने मना कर दिया, हम घर की तरफ गए तो सारा मोहल्ला खड़ा हुआ, गाड़ी नहीं लाए, ऑटो ही लाए। अच्छा ऑटो चलाने का इरादा है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, आपके बस की नहीं थी, लेकिन बताना नहीं चाहिए सबको ऐसे। हम तो नारियल लेके बैठे हुए थे, आपके शीशे में मारेंगे, हम तो गाड़ी ही नहीं लाए। बताओ कितनी इज्जत खराब होगी। तो भाई इस इज्जत की खातिर तेरी ऐसी की तैसी, तूने मना किया तो मना करने वाला खराब पार्टी ना। अब याद करो फ्रॉड वाला टॉपिक, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, यस और नो? मना किसने किया दोनों में, ए और बी ने? सेलर ने या बायर ने? जिसने मना किया वो डिफेंडेंट पार्टी, कौन सी? और जिसको मना किया वो एग्रीव्ड पार्टी। जिसने मना किया वो डिफेंडेंट, जिसको मना किया वो एग्रीव्ड पार्टी। बोलो ओके? और पूरा का पूरा आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब आज की डेट में। और अब ये एग्रीव्ड पार्टी इस डिफेंडेंट के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करेगा। लेकिन सुन लो, केस फाइल करने से पहले हम इस यूनिट में पढ़ेंगे जो एग्रीव्ड पार्टी है, ये जो एग्रीव्ड है जिसको नुकसान हुआ है, इस एग्रीव्ड पार्टी पर क्या क्या अधिकार होते हैं उस डिफेंडेंट के खिलाफ। ऑल वेल, उससे भी पहले ये बताऊं तुम्हें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आ गया? अब टाइप्स सुन लो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जब पार्टी ड्यू डेट पर परफॉर्म करने से मना कर दे। इस केस में क्या हुआ है? ड्यू डेट पर मना किया। दिल ज्यादा जलता है ड्यू डेट पर। मान लो आप सभी बिल्कुल बारिश वारिश हो रही है, बिल्कुल तैरते हुए क्लास में पहुंच गए और यहां आके पता लगा आज क्लास नहीं है, दिल से मावेन निकलेगी। बोलो आए ना, दिल से गाली दोगे कि सर हम तो ऐसे बिल्कुल कैसे कैसे करके बसों में धक्के खाते हुए कीचड़ में अपनी चप्पलों को घिसते हुए यहां तक पहुंचे और आप कहते हो क्लास नहीं है। मुझे पता है। लेकिन लेकिन अगर आपका मान लो बरसात हो रही है, आपको पता है मेरी क्लास की फिक्स टाइमिंग है, और एक दिन पहले आपको मैसेज आया दैट जेंट क्या एक रिमाइंडर आता है ना, डिस्क्लेमर, दिस मैसेज इज ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स। तुम्हारी कल क्लास नहीं है और तुम तो ऐसे हर्षोल्लाहित हो जाते हो मन से, हाँ मजा आ गया क्लास नहीं है, आ चलो मम्मी कहाँ चलना है। बोलो आया ना, तुम तो खुश हो जाते हो, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूं कि जब मैंने उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट से पहले ही मना कर दूं, तो क्या नुकसान उसका तब भी नहीं होगा? एक एग्जांपल देता हूं, तुम बताना कि नुकसान होगा या नहीं होगा।
किसी की शादी तय हो गई, जैसे मैं मेरी शादी की बात करते हैं, ठीक है, दो कितना, अब तो 2.5 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी शादी 2022 में तय हुई थी 4 दिसंबर को, मुझे तारीख याद है क्योंकि उस दिन इलेक्शन था दिल्ली में, ठीक है। तो लोग अपने नेता का चुनाव कर रहे थे, मेरी वाली ने अपने नेता का कर लिया, ऑल वेल। तो जी इलेक्शन, क्या भाई, यहां पर भी ऑप्शन है डिवोर्स, क्या दिक्कत है, वहां 5 साल बाद होती है कभी भी। जानबूझ के लड़ाई करो, खीरा नहीं लेकर आया, तेरे से बोला था खीरा लाने को, बस डिवोर्स, आ जाओ आगे, सुनते रहना। तो 4 दिसंबर 2022 को मुझे याद है हमारा जो है रोका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वो प्रोसेसिंग चालू, शादी की डेट वेट निकली, तो डेट थी 26 फरवरी की 2023 में, ठीक है। अब शादी के बाद आपको पता है कितने सारे तामझाम होते हैं, मुझे आपको नहीं पता, तुमने प्लानिंग नहीं करी आजकल की जनरेशन में 12-13 की उम्र में हो जाती है। चलो जी सुनो, तो मैं अपनी प्लानिंग बता रहा हूं, मुझे ज्यादा पता नहीं था। अरे भाई बड़ी दिक्कत, जेन्युइनली बड़ी दिक्कत। उसके बाद पता लगा, फिर मम्मी आई कि भाई इस रिश्तेदार को साड़ियां देनी है, इसको ये देना है, उसको ये देना। मैं कहा ये रिश्तेदार है? तो हाँ ये है रिश्तेदार। तो कभी चांदनी चौक जा रहे हैं, 80-90 साड़ियां लेकर आ रहे हैं, कभी कहीं, कभी गोल्ड का, कभी इसका, कभी उसका, सब लेकर आ रहे हैं। यहाँ तक ओके। दूसरी बात, शादी के कार्ड वार्ड छप गए, दोस्तों को कार्ड दे भी दिए, 2-4 ने बोला भी अच्छा तेरी भी हो रही है हमें लगा नहीं था, ठीक है। तो ये भी हो गया सब कुछ। और एंड में 26 फरवरी शादी के दिन से मान लो 3-4 दिन पहले 22 तारीख को उनका मैसेज आया था कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं है। मान लो उसकी मम्मी का आया था हम इंटरेस्टेड नहीं है, मैं रिप्लाई करता आपसे कर कौन रहा है लेकिन दिक्कत ये है कि मान लो बोलते ही भाई ये लड़की अब इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप बताओ कि इमेजिन करो ये आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जीवन के 15-20 लाख रुपए आपने जोड़े हुए थे, आपने वो शादियों में खर्च कर दिए, सब कुछ हो गया, साड़ी वाड़ी लिया, अच्छा कईयों को साड़ी बांट भी थी जोश में कि ब्याह तो हो ही जाएगा, तू साड़ी ले जा पहले, और बाद में जाके सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया। आप बताओ जी क्या होगा, बोलो दर्द बताओ अपना। इमेजिन तो कर सकते हो, फील तो कर सकते हो, चलो तुम्हारा शादी अभी हो नहीं रहा, फील तो कर सकते हो। बहुत भयंकर। पीछे वाले कुछ बच्चे कह रहे सर गोली मार देंगे, अताउल्ला खान बन जाएंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना जी। तो भाई साहब ये बड़ी बुरी सिचुएशन है। कह रहा आइए सोने, फाउंडेशन निकल नहीं रहा इनसे, शादी में जरूर आना। चलो जी आगे बढ़ो, सीए बन जाना तुम, ये भी काफी है, इतना भी बहुत, सीए की भी बड़ी डिमांड है मार्केट में। आगे बढ़ जाए, इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी मतलब ड्यू डेट से पहले मना कर दिया आपने, और ड्यू डेट पर मना किया तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने ड्यू डेट पर आपको मना कर दिया, तो आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ड्यू डेट के पक्का बाद ही लोगे, क्योंकि मना ही ड्यू डेट को किया। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी जिसका नुकसान हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो ड्यू डेट का वेट करे और लीगल एक्शन ले, या ड्यू डेट का वेट करने से पहले ही, क्योंकि आपने पहले ही मना कर दिया तो पहले ही लीगल एक्शन ले ले। दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, एक्शन जरूर लेंगे। तो छोटा मोटा काम है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर उस केस में अगर उसने मना नहीं किया ना, शादी कर ली मुझसे उसने, अभी तो उसी का फोन आया था, ठीक है। आगे बढ़े जी। तो 26 तारीख को मेरी शादी हो गई, मेरा कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आगे बढ़ जाए, चलो जी। तो क्या हो गया भाई पीछे? हाँ वो रोज धनिया खीरा दूध वूध सब चलता है, वो चल रहा है अभी सब कुछ। नहीं अभी तो धनिया के लिए आया था।
खीरे के लिए तो बाद में, शाम को आता है। आ जाओ। तो अगली बात करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुनना थोड़ा ध्यान से। मीनिंग क्या होती है? व्हेन द प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। देखो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी थी कि सफिशिएंट रीजन अगर है तो ठीक है, जेन्युइन है। जैसे कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी, वहां एक सफिशिएंट रीजन है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, तो वहां तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो ब्रीच तो होना ही है। लेकिन बिना किसी सफिशिएंट रीजन के मैं तुम्हारे साथ में बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं, बिना किसी वैलिड रीजन के, इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप के होते हैं, टाइप्स है, नंबर 1 एक्चुअल, नंबर 2 एंटीसिपेटरी। अब ये एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअल मींस व्हेन द प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म ऑन ड्यू डेट। एंटीसिपेटरी शब्द से नहीं पता लग रहा है, एंटीसिपेट मतलब पहले से ही अनुमान लगा लिया, भैया मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, मैंने मना कर दिया। सामने वाली पार्टी एग्रीड तभी भी हो गई, उस पर ऑप्शन है कि वो ड्यू डेट का वेट कर ले या इमीडिएटली लीगल एक्शन ले ले। ऑल वेल, ध्यान से सुनना। दोनों एग्जांपल्स देखते हैं। एक्चुअल का एग्जांपल क्या है? एस हैज टू S has to supply wheat to buyer B on 15 December. If S fails to supply wheat on due date, then it is called actual breach of contract. Here B can take legal action after. बोलो ओके। और एंटीसिपेटरी में इफ इन द लेफ्ट हैंडेड एग्जांपल एस शोज हिज इनेबिलिटी टू परफॉर्म बिफोर ड्यू डेट, दैट इज 10 तारीख। परफॉर्मेंस कब करनी थी? 15 तारीख, लेकिन उन्होंने मना कब कर दिया? So this is what? Anticipatory. Now B can take immediately action or wait till the due date and then take. चलो ठीक है, टाइप्स मेरे को समझ में आ गया, मीनिंग मेरे को समझ में आ गया। एग्रीव्ड पार्टी जिसका डिफेंडेंट पार्टी की वजह से नुकसान हुआ है, अब वो एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी? नुकसान हुआ तो सामने वाले पार्टी से कॉम्पनसेशन लेंगे या नहीं लेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब टॉपिक क्या, असल में यूनिटी है ये, बस यही है, देन खत्म। तो सुनते रहना सबके सब। नंबर 3, राइट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो एग्रीव्ड पार्टी का डिफेंडेंट के खिलाफ क्या राइट है? ठीक है, एग्रीव्ड मतलब हिमांशी जिसका नुकसान हुआ है, और डिफेंडेंट मतलब जिसने नुकसान किया। तो क्या क्या अधिकार है? पहला अधिकार, भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो जरा आपस में, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते कट्टी, वो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते असल में। लॉ के बारे में उन्हें नहीं पता, बट एक्चुअल लॉ ये कट्टी ये ले। अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, डैमेज, ऑल वेल। और दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ डैमेज, ओ सॉरी, सूट फॉर डैमेज। डैमेज मीन्स मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। कट्टी तो हो गई, लेकिन अब जो है, अब पैसा भी दो ना, जो तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तो इसको कहते हैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब करें स्टार्ट, 15-20 मिनट में इसको करते हैं, 5-10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो यहां पर मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है, टाइप्स ऑफ डैमेज। अब देखो, हर पार्टी को नुकसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का होगा, है ना जी? हर सिचुएशन में अलग नुकसान है। अब जैसे मान लो सितंबर अटेम्प्ट के बच्चे हैं, अप्रैल में एडमिशन कराने आए 10 तारीख को, बोला कि हमने 15 से बैच चालू होगा। 15 को बच्चे हैं, हमने कहा बैच चालू नहीं हो रहा, जाओ यहां से। नुकसान हुआ ना बच्चों को? बताओ, ब्रीच है ना? तो यहां लेकिन बच्चों को ज्यादा नुकसान हुआ है, कम हुआ है? यह ना के बराबर ही हुआ है ना? हो सकता है कई बच्चे केस करें ना, बहुत टाइम है, कहीं और पढ़ लेंगे। हो सकता है एक आधा गुस्से में कर भी दे, अच्छा हमारी इज्जत खराब करी तूने, अब हम केस करेंगे। कुछ आ रहा है समझ में? तो देखो, सबसे पहला डैमेज, तो अलग अलग टाइप के डैमेज होते हैं। सबसे पहला डैमेज है एक्चुअल डैमेज।
एक्चुअल या ऑर्डिनरी डैमेज। पार्टी को जितना नुकसान होता है पार्टी उतना ही आपसे डैमेज क्लेम करती है। एक्चुअल नाम से नहीं आ रहा, एक्चुअल एक्चुअली जितना मेरे को नुकसान हुआ है उतना ही मैं आपसे क्या क्लेम करूंगा, डैमेज क्लेम करूंगा। यहां तक ओके। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं दीपक पाठक किसी जिशान के ऑफिस गया। जिशान मान लो कोई जीन्स सप्लाई करता है, ठीक है, और मेरा आगे रिटेल का बिजनेस है। जिशान मैन्युफैक्चरर है। जिशान ने मुझसे वादा किया कि आपको 2000 जीन्स जो है 250 रुपए पर जीन्स के हिसाब से आपको मैं 1 तारीख को डिलीवर्ड कर दूंगा। यहां तक डन है बेटे, कोई दिक्कत। 1 तारीख को सुबह सुबह मैंने जिशान की कंपनी को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आगे मेरा कस्टमर फोन कर रहा है, जल्दी से जीन्स भिजवाओ ना। वहां से जिशान ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बोला जी हमारे यहाँ तो दिक्कत हो गई, हम नहीं कर सकते, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया या कोई और रीजन हो गया। बताओ पहले ये एक्चुअल ब्रीच है या एंटीसिपेटरी? एक्चुअल है, ड्यू डेट पर मना किया। अब मैं क्या करूं भाई, मैंने क्या करा, मैंने किसी और दूसरे मैन्युफैक्चरर से 260 रुपए में जीन्स परचेज करी, तो मेरी पर जीन्स कितने रुपए एक्स्ट्रा गए, और टोटल कितनी जीन्स थी 2000। 2000 मल्टीप्लाई 10, मैं जिशान की कंपनी से 20,000 रुपए का कॉम्पनसेशन लूंगा जो मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है। बोलो ओके है। इसको मैं नाम देता हूं ऑर्डिनरी डैमेज। तो ये डैमेज कैलकुलेट कैसे होता है, जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस जो भी प्रोडक्ट का है, जो भी मैंने दिया है, और जो कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस है, दोनों को डिफरेंस, दोनों को माइनस कर दो। जैसे मार्केट प्राइस मैंने कितना दिया 260 और कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइस कितना था 250। आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा पेपर में, एक बता रहा हूं एक बात। ऑल वेल, तो इट मींस डैमेज granted in the normal course of business, damage grant in the normal course of business as a matter of, and it is computed as a difference between market price and contracting price। बोलो ओके। पहला डैमेज समझ में आया, एक्चुअल डैमेज। अब दूसरा डैमेज देखो, स्पेशल डैमेज। बेटा ये स्पेशल डैमेज दिया जाता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल सिचुएशन में। वही एग्जांपल उठाता हूं शादी वाला जो मैंने आपको दिया था, वही इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसको बड़ा शौक चढ़ रहा था जानने का, अब तू जान। सुनो, शादी की तारीख तय हुई थी मेरी 26 फरवरी। तारीख तय कब हुई थी, कुछ 15 दिसंबर को हो गया था डेट फाइनलाइज। मैंने कहा भाई संडे को रखना, जिस भी दिन रख दो, बाकी दिन क्लास है। तो 26 फरवरी को संडे 2023 में संडे था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ शॉपिंग का। एक बहुत भयंकर प्रोसेस होता है शादियों में, बड़ा भयंकर प्रोसेस है, खत्म ही नहीं होती। 2 महीने तक रोज जा रहा था मार्केट, फिर भी नहीं खत्म हो रही थी, फिर भी कुछ कमियां नजर आ गई थी बाद में। ज्वेलरी का, शॉपिंग का, और फिर हमारे यहाँ कुछ ये सगाई टाइप होगी तो उसका पूरा, फिर शादी की अरेंजमेंट का, बारात जाएगी, कौन सी बस में जाएगी, कौन सी कार जाएगी, कौन से पटाखे फूटेंगे, ये सब फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें। तो उसमें से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरी जो शादी हुई थी वो बारात गई थी नजफगढ़, ठीक है, दिल्ली में ही है। तो भाई क्या हुआ उसमें, होता नहीं शादी से कुछ 500-700 मीटर पहले वो बग्गी पे बैठ के जाता है दूल्हा, वो बस वही उसी आधे घंटे का राजा होता है वो उस टाइम पे, उसके बाद तो खत्म उसकी राजागिरी। तो क्या हुआ भाई, मैंने एक बग्गी वाले से बात करी, तो जो शादी की जगह थी, जो गार्डन था, उससे आधे किलोमीटर पहले वो रुकेगा और वहां से वो फिर वो चलेंगे, वो डांस वांस करते हुए, पटाखे फोड़ते हुए और सब ओए 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 करते हुए वो पहुंचेंगे सारे के सारे, है ना। जिसको कुछ नहीं आता इंडियन वो यही ओए 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 ओए, क्यों किया पता नहीं, करके चला गया। जानना बजाय मेरी बग्गी पे चढ़ के फोटो खिंचवा रहा है, और 10 का नोट ऐसे ऐसे किया, दे फिर दे नहीं रहा, वापस जेब में रख के चला गया। बड़ा कमीना साला। तो सुनना ध्यान से। अब वो बग्गी वाले से बात करी, मुझे आज भी याद है, वो 44,000 अराउंड कुछ ऐसे बात हुई उससे। कह रहा बिल्कुल सजा वजा के, लाइट वाइट होगी, ये वो अच्छे से बात करी।
एडवांस पेमेंट दे दिया 5,000 जिस दिन बुक किया था, और पूरी पेमेंट बैलेंस जिस दिन शादी थी उसकी सुबह एडवांस में पूरी पेमेंट करनी थी, तो वो भी कर दी भाई। सबको बता दिया भाई बग्गी से वहां से जाएंगे, ऐसे वैसे सब कुछ हो गया, सबको पता लग गया। अब मैं वहां पहुंचा, मान लो ठीक है, मैं गाड़ी से बाहर आया, अब बग्गी आई नहीं। मैं कहा है घोड़ी, कह रहा वो घोड़ा ले गया। कह रहा उनके बीच में कुछ चल रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा, सुबह ही वो दोनों भाग गए। मगर तेरी तो घोड़ी निकल गई, मैं क्या करूं। अब बताओ भयंकर लेवल की बेइज्जती हुई या नहीं हुई। सबको पूरे कुनबे को बता दिया बग्गी पे जाएगी गाड़ी, आराम से थोड़ा अच्छे तरीके से जो है वो कैमरामैन वगैरह सब सेट है, सब कुछ, कैमरामैन भी खड़ा हो गया, सर बग्गी तो है नहीं, आप ही चल लो, आ जाओ लेफ्ट राइट। अरे भाई, और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन उस समय पर बदलेंगे या नहीं, सपना कुछ और था और हो कुछ और गया। लड़की वाले भी गेट पे बोले बग्गी नहीं नजर आ रही है। अच्छा, आप तो कह रहे थे संडे को ही हम शादी रखेंगे, बाकी दिन आप बिजी रहते हो, आप तो जवान के पक्के हो, बग्गी नहीं नजर आई। मतलब वो 4 टोंट मार देंगे बस इसी बात पे, बोलो आया ना, और जीवन भर। तो यहां पर मैं बग्गी वाले से एक्चुअल डैमेज लूं या स्पेशल, क्योंकि भयंकर लेवल की बेइज्जती हुई है, और ये ऐसी बेइज्जती है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं है, हर बार मिलेगी। मैं तो आज तक सुनता हूँ, 2.5 साल हो गए, मैं कभी भी अपनी वाइफ से बोलता हूँ जल्दी तैयार हो जाए चलना है, तो कहे जिस दिन आना था उस दिन तो आए नहीं। मतलब मैं शादी वाले दिन 12-1 बजे पहुंचा था। नहीं, क्लास तो नहीं ले रहा था यार, मैं तो तैयार था सर, मुझे तो सलून वाला जो मेकअप के लिए आया था 5 बजे तैयार करके बैठा दिया, बाकी लोग पता नहीं कब कब निकले। 12 बजे पहुंचे हम लोग, टाइम था वही झूठ वाला जो शादी के कार्ड में लिखते हैं, दुनिया के सारे झूठ एक तरफ, और हमारे बारात निवास स्थान से 7 बजे निकलेगी वो झूठ एक तरफ। तो निवास स्थान से 7 बजे निकली नहीं, 9 9:30 बजे निकली, और कुछ बोल भी नहीं सकते, बोले तो मचल रहा है। ये भी तो दिक्कत है भारत में, बोलो चलो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई चलो जल्दी चलो। मैं कह रहने दो, कुछ नहीं बोलना, आज आज कर देना। फूफा जी तुम धीरे हंसो मत ज्यादा, दिक्कत हो जाएगी। ऑल वेल, ये भी बड़ी समस्या है। तो वहां जो घनघोर लेवल की बेइज्जती हुई है, जिसका मुझे जीवन भर ताना मिलेगा, उसके लिए मुझे डैमेज कौन सा लेना चाहिए, स्पेशल डैमेज। अब मान लो शादी है, वही शादी का एग्जाम्पल लो, इस यूनिट में शादी के 2-3 एग्जाम्पल आते हैं। मान लो केटरिंग वाला ही नहीं आया शादी में, तो लड़की वालों ने पूरा मेन्यू भेजा था इनविटेशन कार्ड के साथ में, जलेबी के साथ रबड़ी होगी, रावड़ी देवी की बात नहीं हो रही, रबड़ी होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ हो गया। और बंदे पहुंचे वहां पर, छोले कुलचे खिला रहे हैं उनको, कहते जी केटरर तो आया नहीं। अब बताओ जी, घनघोर बेइज्जती हुई है नहीं। एक एक इवेंट स्पेशल होता है, शादी हो रही है, पंडित जी नहीं पहुंचे, तो किसी और के फेरे करवा रहे थे, तुम्हारे पास नहीं आए, समझ रहे हो। तो ये इवेंट बहुत स्पेशल है, तो यहाँ डैमेज भी स्पेशल होता है, क्योंकि यहाँ मान हानि का बहुत ज्यादा पंगा रहता है। आपको पता है भारत में 90% से ज्यादा शादियां मान के चक्कर में ही होती है। मान मीन्स स्टेटस। नहीं तो मुझे लगता नहीं इतना फालतू का वाहियात खर्चा करने की आवश्यकता शादियों में है, कम से कम। ठीक है जी, ऑल वेल। तो ये मेरा कौन सा डैमेज है, स्पेशल। अब सुनना, स्पेशल डैमेज मीन्स दिस डैमेज इज ग्रांटेड व्हेन द अदर पार्टी हैज नॉलेज अबाउट स्पेशल सर्कमस्टेंस। अब उसको पता था ना कि बग्गी क्यों चाहिए। अब देखो खेलने के लिए तो मैं किसी वो बग्गी में बैठकर, पीछे वालों 2-3 अभी तुम्हें बताऊंगा, 2-3 बंदे हैं जो कोशिश, बेटा तुम भटक रहे हो, अभी क्लास में है ना, तो क्लास के माहौल के हिसाब से चलो। अब तुम्हारा है आंसर वाला कि सर हमें भी नॉलेज है, तो तुम जब माँ के पेट में थे, हम क्लास 8 में थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल डैमेज के बारे में जरा ध्यान से सुनना।
ये डैमेज ग्रांट किया जाता है जब सामने वाली पार्टी को स्पेशल सिचुएशन की क्या हो, नॉलेज हो। अब ये मैं वही कह रहा हूं, मैंने वो बग्गी क्यों बुक करी, कोई स्पेशल इवेंट होगा क्या? तुम में से कोई नॉर्मली बग्गी बुक करता है? मम्मी कह रही कहा बग्गी बुक कर ली, क्यों? मन कर रहा है भाई, ऐसा होता है क्या? आप तो एक इवेंट के लिए करते हो। वो इवेंट क्या है? तुम्हारी शादी होने वाली है। वो इवेंट क्या है? शादी होने वाली है। अब सामने वाले को पता है ना एक बहुत बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट के लिए ये वाली बग्गी जो है आ रही है, और वही नहीं आया उसे, तो ये कोई बहाना, घोड़ी भाग गई। आ जाओ आगे। स्पेशल डैमेज आर फॉर लॉस विच अराइज ऑन अमाउंट ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है एग्रीव्ड। इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। देखो, ऑर्डिनरी डैमेज मैटर ऑफ राइट है, तूने ब्रीच किया मैं डैमेज लूंगा, लेकिन स्पेशल डैमेज मैटर ऑफ राइट नहीं होता। ये मैं तभी लूंगा जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर तू कोई काम कर रहा है, या स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे तू ब्रीच कर रहा है। बोलो ओके। देखो एक एग्जांपल है यहां पर, और मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन मिल गई है। एक काम करते हैं, ये एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।